हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओ स्टेरिया वंशा पैट फिक्शन। जितने लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप लोगों को मेरी नॉवेल्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का चैप्टर आप सभी को कैसे लगा। तो चलिए अपने नॉवल को शुरू करते हैं, जिसका नाम है द डिस्ट्रॉयर, चैप्टर 28, पार्ट 4, डिवोशन। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग वांग जी को पसंद करने लगा है और दूसरी तरफ लॉर्ड लैनी खुद एडना हाई आई हैं इंसानों के बीच, वो भी इंसान का रूप लेकर। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है जो लॉर्ड्स खुद इंसानों के बीच आए हैं। और लॉर्ड लैनी ने डिस्ट्रॉयर लानवांग जी से कहा था कि उनके पास वक्त कम है, उन्हें विंग को क्लेम करना होगा। पर डिस्ट्रॉयर लानवांग जी नहीं चाहते, वो नहीं चाहते हैं कि एक बार और वो अपने ही प्यार के नजरों में गिर जाए। इसी वजह से डिस्ट्रॉयर लानवांग जी ने साफ साफ लॉर्ड से इनकार कर दिया था कि वो ये नहीं कर सकते। डिस्ट्रॉयर लानवांग जी ने मना ज़रूर किया है, पर इसका अंजाम क्या होगा ये तो आने वाला भविष्य ही बताएगा ना, क्योंकि आने वाले भविष्य में कौन रहेगा कौन नहीं तय तो पहले से किया जा चुका है ना। और जिसे लॉर्ड्स बदलने की कोशिश कर रहे हैं वो डेस्टिनी को बदलना चाहते हैं, पर डेस्टिनी को बदलना क्या इतना आसान होगा? शायद नहीं, क्योंकि अगर डेस्टिनी के साथ छेड़छाड़ हुई तो डेस्टिनी अपना रंग जरूर दिखाएगी। और इस कहानी में तो अनगिनत किरदार हैं, इन किरदारों का इस कहानी में क्या भूमिका है किसे है पता? और क्या पता कौन सा किरदार किस तरह हमारे सामने आने वाला है, या शायद जिस किरदार को हम इस कहानी का आम पात्र मान रहे हैं वो इस कहानी को एक झटके में ही पलट कर रख दे और सब कुछ हिला डाले। हाय, मेरा नाम है लूना। ये लूना ने शुयांग को देखते हुए हाथ हिलाकर कहा। शुयांग जो कार के बैक सीट पे बैठा था और वो भी लेफ्ट साइड के विंडो साइड, उसने ये सुनकर लूना की तरफ देखा और कहा, मेरा नाम मुझे पता है, आपका नाम शुयांग है, और मैं बताऊं वो जो कार चला रहे हैं वो मिस्टर जियांग हैं। ओह, मैं तो बताने भूल गई, मैं ना एक डॉक्टर हूँ, वो भी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से। हुए ना शौक? ज़रूर होगे भाई, मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ पर सिर्फ फॉरेंसिक डिपार्टमेंट पे हूँ और मैं यहाँ हूँ। देख के शौक लगा ना कि मैं इतने अल्फाज के बीच अकेली ओमेगा हूँ। पता है, आप भी ओमेगा हो, मैं भी ओमेगा हूँ। अब ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा कोई साथ देने वाला मिला मुझे, वरना तो ये लोग मुझे बस डांटते रहते। और पता है, मुझे छोटी बच्ची समझते हैं ये लोग। और पता है, मैं हूँ 25 की ईयर की, और ये लोग जो छोटी बच्ची समझते हैं। क्या मैं आपको छोटी बच्ची लगती हूँ? शुयांग ने बिना इंटरेस्ट के लूना को देखा और सोचा, ये कितना बोलती है, ये खुद ही बोले जा रही है। फिर भी शुयांग ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे इन लोगों से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि उसे इस केस में जबरदस्ती घसीटा गया। वो नहीं चाहता इस केस में काम करना भी, पर नहीं, उसे ये लोग, या कहो ये औरत मिस्टर रोजीला जो मेरे बगल में बैठी है और फोन को स्क्रॉल की जा रही है, उसने जबरदस्ती मुझे इस केस में घुसाया है। इसी वजह से शुयांग को इस केस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना ही लोगों से बात करने में। पर लूना थी कि तो बोली जा रही थी। और पता है, वो मिशन निये है ना, वो भी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करते हैं, और पता है वो मेरे सीनियर हैं। ये कहकर लूना ने मिस चारुजीला की तरफ देखा और कहा, और इनसे तो आप मिल ही चुके हैं, जो हमारे बीच में बैठी हैं ये मिस चारुजीला हैं। शुयांग ने कहा मिस चारुजीला को देखते हुए, हाँ, मैं इनसे मिल चुका हूँ और इन्हें बहुत अच्छे से जानता भी हूँ। और क्या आप थोड़ी देर शांत हो सकती हैं? मुझे हेडेक हो रहा है। लूना ने कहा, हाँ, मैं शांत क्यों नहीं होंगी, मैं होंगी शांत। वैसे आपको पता है ये लोग ना अल्फाज हैं, इसीलिए ना इन लोग को हाइजीन मेंटेन करना आता ही नहीं है। पता है, जब से हमने इस केस को सॉल्व करने के लिए निकले हैं ना, ये लोग तो, मेरा मतलब इन लोगों ने तो बात भी नहीं लिया है। ये सुनकर जियांग ने कहा, लूना इतना डीप में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, मिस्टर शू को हेडेक हो रहा है ना? लूना ने कहा, मैं कहाँ जाता बोल रही हूँ, मैं तो सिर्फ बता रही थी। ये सुनकर मिस चा ने कहा, मिस इज़ाबेल,
क्या आप थोड़ी देर शांत रहेंगी? ये सुनकर लूना ने कहा, हाँ हाँ मिशा, मैं तो शांति हूँ। ये सुनकर मिशा और रोजीला ने घूर कर लूना को देखा, क्योंकि लूना उन्हीं के बगल में बैठी थी। वो तीनों कार की बैक सीट पे बैठे थे, तो लूना जस्ट मिशा और रोजीला के सामने थी। इसीलिए तो मिशा और रोजीला के बस घूरने पर से लूना शांत हो गई। और यहाँ शुयांग ने खिड़की पर अपने सिर को रख लिया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने कहा, ये इस केस में मैं 12 साल बाद दोबारा काम करने जा रहा हूँ। पता नहीं ये केस अब मुझे कहाँ ले जाएगा, क्योंकि इस केस की वजह से ही मैं यहाँ से गया था, और इस केस की वजह से ही अब मैं यहाँ 12 साल बाद वापस भी आया हूँ। यहाँ मिस्टर जियांग उस कार के फ्रंट मिरर से शुयांग को देख सकते थे, क्योंकि उन्होंने इस तरह फ्रंट मिरर को सेट किया था कि उन्हें शुयांग का चेहरा दिखाई दे। उन्होंने आज तक ऐसा कभी नहीं किया। वो तो किसी ओमेगा को उस नजर से देखते तक नहीं है, पर ये ओमेगा अलग है, सबसे अलग, सबसे जुदा है। ये पहली बार वो इस ओमेगा से मिले हैं, और वो बस इस ओमेगा की तरफ खींचे जा रहे हैं। उनका दिल करता है वो बस इसका एक खूबसूरत सा चेहरा देखते रहे, पर ऐसा क्यों उन्हें नहीं समझ में आ रहा, पर वो उसे देखना चाहते हैं। इसीलिए शायद उनकी नजरें इस वक्त भी उस फ्रंट मिरर से इस ओमेगा को ही देख रही हैं, और वो ओमेगा भी अपनी खूबसूरत नजरों से मिस्टर जियांग को देख रहा है। मिस्टर जियांग की आंखों में बहुत सारा प्यार था इस ओमेगा के लिए। शायद इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी शख्स को एक नजर देख भी लेना उससे ही प्यार कर बैठते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं किसी शख्स के साथ पूरी जिंदगी भी गुजार देना उससे वो प्यार ही नहीं कर पाते। पर यहाँ से दो खूबसूरत कपल के प्यार की शुरुआत होती है, पर इन दोनों ही कपल्स को शायद पता ही नहीं है कि प्यार के असली मायने क्या है। पर क्या फर्क पड़ता है, जो भी हो प्यार तो है ना, और वो प्यार बहुत खूबसूरत है। यहाँ एक तरफ ऐसा प्यार है जिसने किसी को एक नज़र देखते ही भर से ही उसे अपना दिल दे बैठा, पर सामने वाला तो इन सब से पीछे छुड़ाना चाहता है। उसे पता ही नहीं है कोई उसे अपना मान चुका है, जिसे खुद भी नहीं पता कि उसने ऐसा कब किया। दूसरी तरफ डिस्ट्रॉय लानवांग जी, उनका प्यार ऐसा है जिसे शायद शब्दों में तो डिफाइन नहीं ही किया जा सकता, क्योंकि उस प्यार में पेन है, इंतज़ार है, और साथ ही रिग्रेट है। पर शायद डिस्ट्रॉय लानवांग जी जिसे प्यार करते हैं वो उनसे धीरे धीरे से ही पर वो उनसे प्यार करने लगा है, जो डिस्ट्रॉय लानवांग जी को पता ही नहीं है। जैसे इस वक्त मिस्टर जियांग की नजरें उस फ्रंट मिरर से शुयांग की आंखों में देख रही हैं, और शुयांग भी जियांग के आंखों में देख रहा है। पता नहीं क्या उन नजरों में है कि मिस्टर जियांग की नजरें उन आंखों से हटी नहीं रही हैं। मिस्टर जियांग ने कहा, हाँ मैं, ये कहकर जियांग ने पीछे की तरफ देखा। उसने कहा, ओ शिट, मैं तो ड्राइव कर रहा हूँ। ये कहकर जियांग ने दोबारा से सामने रोड की तरफ अपनी नजरें कर ली और वो कार ड्राइव करने लगा। शुयांग ने कहा, आप मुझे घूरना बंद कीजिए। आपको नहीं लगता आपको किसी ओमेगा को इस तरह से नहीं देखना चाहिए? अपनी नजरें मुझ पर से हटाइए। जियांग ने कहा, मैं कहाँ तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तो फ्रंट मिरर से पीछे की तरफ देख रहा हूँ। शुयांग ने कहा, मैं ऐसे ही पुलिस में नहीं हूँ, क्या मैं आपको बेवकूफ़ लगता हूँ? जियांग ने कहा, नहीं, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, और आप जैसा ओमेगा तो मैंने आज तक देखा ही नहीं अपनी लाइफ। शुयांग ने कहा, मैंने कहा अपनी नजरें हटाइए मुझ पर से, अपनी जुबान मत चलाइए या मुझसे बात करने की कोशिश मत कीजिएगा। जियांग ने कहा, कार ड्राइव करते हुए, क्यों? मैं आपको देख रहा हूँ, आपको इससे कुछ प्रॉब्लम है? शुयांग ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे देखें या ना देखें। जियांग ने कहा, तो आप क्यों चाहते हैं मैं अपनी नजरें आप पर से हटाऊं? शुयांग ने कहा, एक्सक्यूज मी मिस्टर जियांग, आप बिना किसी ओमेगा के परमिशन के उसे युद्ध देख नहीं सकते, या कहो उसे घूर नहीं सकते जो आप कर रहे हैं। जियांग ने कहा, लॉ, ये बात भी सही है, पर लॉ तो ये नहीं कहता कि मैं आपको मिरर से नहीं देख सकता। लॉ ये कहता है कि मैं आपको डायरेक्ट नहीं देख सकता। यहाँ कहीं भी नहीं लिखा कि मैं आपको मिरर से नहीं देख सकता। शुयांग ने कहा, आपको नहीं लगता आप कुछ ज़्यादा स्मार्ट बन गए मेरे सामने? जियांग ने कहा, नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। शुयांग ने कहा, अपनी नजर हटाओ। जियांग ने कहा, नहीं,
शुयांग ने कहा, पछताओगे इसके लिए? जियांग ने कहा, क्यों भला, मैं क्यों पछताऊंगा? शुयांग ने कहा, इसलिए। ये कहकर शुयांग ने जियांग के सीट के पीछे जोर का एक लात मारा। ये देखकर लूना ने कहा, मिस्टर शू, पर शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि कार डिसबैलेंस हो चुकी थी और मिस्टर जियांग उस कार को संभाल नहीं पा रहे थे। पर वो कोशिश कर रहा था, उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की, पर ये बहुत सडन हुआ था जिससे वो कार ब्रेक लगाने की वजह से भी रुकी नहीं और वो घसीटाते हुए सीधे एक डिवाइडर की तरफ जाने लगी। मिस्टर रोजीला ने सामने देखकर चिल्लाते हुए कहा, मिस्टर जियांग संभालिए। पर शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि कार सीधे जाकर डिवाइडर से टकरा गई और जोर की धड़ाम से आवाज आई। कार के जोर से टकराने की वजह से मिस्टर नी मिंजे के सिर पे चोट लग गई थी, मिस्टर रोजीला के और लूना के भी। लूना ने अपने सिर को सुलाते हुए कहा, मुझे दर्द हुआ। मिस्टर शू, ये आपने क्यों किया? ये कहते हुए लूना ने मिस्टर शू को देखा तो मिस्टर शू ने जियांग के शीट पर अपना एक पैर रखा था जिसकी वजह से वो किसी भी चीज से टकराए नहीं थे। इतना भयंकर एक्सीडेंट होने के बाद भी इसीलिए तो उन्हें कुछ नहीं हुआ था। वो बस मिस्टर जियांग को घूर के देख रहे थे। मिस्टर जियांग ने उस फ्रंट मिरर से मिस्टर शू को देखा और कहा, क्या तुम मुझे मारना चाहते थे? शुयांग ने कहा, मैंने कहा था अपनी नजर हटाओ। ये कहते हुए शुयांग ने उस कार के दरवाजे को खोल दिया और वो उस कार से बाहर निकल गए। मिस्टर रोजीला ने मिस्टर जियांग और शुयांग की बातों को सुना और गुस्से में कहा, वो सिर्फ आपको मारना नहीं चाहता था मिस्टर जियांग, वो हम सबको मारना चाहता था। ये कहकर मिस्टर रोजीला उस कार से बाहर निकल गई और लूना और नी मिंजे और जियांग भी। यहाँ लूना जब कार से बाहर निकली तो उसने कहा, ओ माय गॉड, मुझे तो लगा मैं आज मर ही जाऊंगी। मिस्टर शू, आप ये कैसे कर सकते हैं? यहाँ मिस्टर रोजीला ने उस कार के बोनट को देखते हुए कहा, फक, ये कार फिर डैमेज हो गई। मिस्टर शू, शुयांग ने मिस्टर रोजीला के बगल से निकलते हुए बहुत एटीट्यूड में कहा, मैं अब लेफ्ट साइड बैठूंगा, मुझे किसी का मुंह पसंद नहीं आ रहा। लूना ने कहा, वो मेरी सीट है। पर इससे शुयांग को क्या फर्क पड़ता था? शुयांग ने उस कार के डोर को खोला और वो उस सीट पर बैठ गया। और यहाँ जियांग, नी मिंजे और लूना मिस्टर रोजीला और शुयांग को मुंह खोल कर देखते हुए कहा, पहली बार मिस्टर रोजीला को किसी ने इग्नोर किया है। मिस्टर रोजीला ने कहा, मिस्टर जियांग, देखिए इस कार को, क्या ये मनहूस कार अब चल भी सकती है कि नहीं? ये खटारा कार जल्दी से ज्यादा तो रुकती है और अब ये सुनकर जियांग ने कहा, जी मिस्टर रोजीला। और जियांग उस कार को देखने लगा जिसकी हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। अब ये कार चल जाए वही बड़ी बात है। जियांग ने उस कार को चेक किया और कहा, मिस्टर, ये कार ठीक है, बीजिंग तक हम पहुंच जाएंगे इस कार को लेकर। मिस्टर रोजीला ने कहा, परफेक्ट, कम से कम हम बीजिंग तक तो पहुंच ही जाएंगे। और ये खटारा कार, ये कहकर मिस्टर रोजीला ने उस कार के टायर पर एक लात मारा और कहा, ये खटारा कार, सरकार को हमसे काम करवाना है लेकिन हमें रिसोर्सेस प्रोवाइड नहीं कराने, ऊपर से हमारा डिपार्टमेंट वैसा ही कंगाल है। ये कहकर मिस्टर रोजीला गुस्से में कार में बैठ गई और उन्होंने कहा, मिस्टर जियांग, जल्दी कीजिए, हमें बीजिंग पहुंचना है रात होने से पहले। जियांग ने कहा, जी मिस्टर रोजीला। मिस्टर निये ने कहा, जियांग से कीज लेते हुए, मिस्टर जियांग, कीज मुझे दीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते इस कार की हालत एक बार और ख़राब हो जाए और ये कार हमारा साथ बीच रास्ते में छोड़ दे। और वैसे मिस्टर जियांग, क्या कहकर नी मिंजे ने जियांग के कानों में कहा, जिसपे आप ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं वो डेंजरस है, सो संभाल के, कहीं वो आपकी जान ही ना ले ले। वैसे भी ट्रेलर तो आपने देख ही लिया है, तो रिस्क लेना होगा तो संभाल के लीजिएगा। ये कहकर नी मिंजे ने एक स्माइल की और वो कार में बैठ गए। उन्होंने कहा, मिस्टर जियांग, खड़े क्यों हैं? कार में बैठिए। जियांग ने कहा, हाँ। ये कहकर जियांग कार में बैठ गया और उसने अपनी सीट बेल्ट लगाते हुए पीछे शुयांग की तरफ देखा। यहाँ शुयांग ने जब जियांग को देखा, जियांग फिर से उसी की सीट के सामने वाली सीट पे बैठा है। शुयांग का तो मूड खराब हो गया और उसका मुंह बन गया था। जियांग ने कहा, क्या? शुयांग ने कहा, यू आर वेरी इरिटेटिंग पर्सन। ये कहकर शुयांग ने हेडफोन अपने कानों में लगा लिया और वो उस सीट पर लीन होकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। लूना ने कहा, मिस्टर जियांग। जियांग ने कहा, जी मिस लूना। लूना ने कहा, मिस्टर जियांग, क्या आप मिस्टर शू को पसंद करते हैं? शुयांग के कानों में आवाज गई। जियांग ने एक स्मित करते हुए कहा, क्या पता? मिस्टर रोजीला ने कहा, मिस्टर जियांग, इन सब फालतू बातों पे ध्यान देने से अच्छा है आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। क्या आपने उन सब डॉक्यूमेंट्स को उन्हें भेजा? जियांग ने कहा, हाँ मिस्टर रोजीला, मैंने वो डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं। मिस्टर रोजीला ने उस सीट पर लीन होते हुए कहा, कीवर्ड्स में याद है ना? जियांग ने कहा, जी मिस्टर रोजीला, मैंने कीवर्ड्स में ही भेजे हैं और कोई भी उसे समझ नहीं पाएगा। मिस्टर रोजीला ने कहा, ये टॉप सीक्रेट है,
ये बात लीक नहीं होनी चाहिए, वरना पूरे देश में हड़कंप मच जाएगा। आप जानते हैं, वैसे ही हालत बहुत ख़राब है। जियांग ने कहा, हाँ मिस्टर रोजीला, मैं जानता हूँ इससे क्या हो सकता है, पर आपको लगता है वो हमारे बात को मानेंगे? क्या वो इस पर विश्वास कर भी पाए हैं या नहीं? मिस्टर रोजीला ने कहा, कर पाए हैं या कर पाएंगे वो मैटर नहीं करता मिस्टर जियांग। मैटर ये करता है कि उन्हें विश्वास करना होगा, हर हालत में करना होगा। जियांग ने कहा, आपने सही कहा मिस्टर रोजीला, उन्हें हर हालत में हमारी बात सुननी होगी, क्योंकि ये इस केस का एंडिंग पॉइंट है। ये केस क्लोज होने वाला है। मिस्टर रोजीला ने कहा, हाँ ये केस क्लोज होने वाला है, क्योंकि आखिरी क्लू हमें मिल गया। ये कहकर मिस्टर रोजीला ने शुयांग की तरफ देखा और फिर उनके हाथ में जो किताब हमेशा रहती है उसी किताब को देखा जिस पे लिखा था द डिस्ट्रॉयर लाइफ ऑफ डार्कनेस। निमिजे ने कहा, हाँ आखिरी क्लू हमें मिल गया है, हम उनके पास पहुंचने वाले हैं। लूना ने कहा एक स्माइल करते हुए। उस स्माइल में क्या था किसी पता पर? लूना ने कहा, लाइफ के पास पहुंचने वाले हैं। ये कहकर लूना ने भी अपनी नजरें शुयांग की तरफ की। यहाँ मिस्टर रोजीला के हाथों में जो बुक थी, उन्होंने उस बुक को खोल दिया और वो उस पन्ने पर आई जहाँ पर वो किताब खत्म हुआ था। पर उन्होंने देखा कि जहाँ पर उस किताब पे लिखावट खत्म हुई थी और वहाँ बस पूरे कोरे कागज थे, वहाँ पर अब कुछ लिखा था। ये देखकर मिस्टर रोजीला ने कहा, ये क्या है? क्या मैंने इसे पढ़ा नहीं था या फिर मैं इसे देख नहीं पाई? ये कहकर मिस्टर रोजीला ने उस किताब के पन्नों को पलटना शुरू किया तो उन्होंने देखा वहाँ कुछ चंद शब्द ही थे। उसके बाद वो पूरी ही किताब खाली थी। आगे के जो कहानी पढ़ी थी वो कहानी थी उसमें, पर कुछ शब्द जैसे ऐड हो गए थे उसमें। ये देखकर मिस्टर रोजीला कंफ्यूज हो गई। उन्होंने कहा, ये क्या हो रहा है? क्या कहकर मिस्टर रोजीला ने उन कुछ चंद शब्दों को पढ़ा। डिस्ट्रॉयर ने अपने मेट को ढूंढ लिया। ये देखकर मिस्टर रोजीला ने कहा, क्या ये किताब कहानी खुद ही लिखती है? ये सोचते ही मिस्टर रोजीला के माथे पर पसीना सा आ गया था। फिर उन्होंने आगे पढ़ा, डिस्ट्रॉयर को अपने मेट से प्यार हो गया और अब वो उसे पाना चाहते हैं। उन्हें अपना पास्ट याद आ चुका है, वो पेन और रिग्रेट में है और उन्हें इंतज़ार है कि उनका मेट उन्हें कब एक्सेप्ट करेगा अपने दिल से। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट तो होती है पर दिल में बहुत दर्द होता है। हो भी क्यों ना, जब उन्हें पता है कि उनकी बस एक गलती की वजह से वो अपने मेट को खो देंगे, तो वो इंसान जो रात भर रोया है और वो अपने मेट को सुबह उठकर अपना हंसता हुआ चेहरा दिखाए, ये बहुत मुश्किल होता है। पर शायद वो दोनों पास आ रहे हैं और उन दोनों में शायद धीरे धीरे ही सही प्यार हो रहा है। यही कुछ चंद शब्द थे। उसके बाद वो लिखावट खत्म हो चुकी थी। ये देखकर मिस्टर रोजीला ने कहा, आगे क्या आगे क्या आगे क्या? ये कहकर मिस्टर रोजीला उन पन्नों को पलटने लगी थी, पर उन पन्नों पर तो कुछ लिखा नहीं था, वो पन्ने खाली थे। ये देखकर मिस्टर रोजीला ने उस किताब को बंद कर दिया और वो उस सीट पर लीन हो गई। उन्होंने कहा, ये क्या हो रहा है? क्या ये सच भी है या नहीं, या फिर ये किताब खुद को लिख रही है? और क्या सच में डिस्ट्रॉयर और लाइफ पास में आ रहे हैं? ये सोचते ही मिस्टर रोजीला ने एक गहरी सांस ली और फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। मिस्टर, हम बीजिंग पहुंच गए। ये आवाज़ सुनते ही मिस्टर रोजीला ने अपनी आंखें खोली और उन्होंने उस कार के खिड़की से बाहर देखा तो उनके सामने एक इमारत थी, जिस इमारत पे एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था बीजिंग पुलिस स्टेशन। कार चल रही थी और धीरे धीरे मिस्टर रोजीला उस पुलिस स्टेशन के तरफ बढ़ रही थी। मिस्टर रोजीला देख सकती थी उस पुलिस स्टेशन के आसपास बहुत सारे कॉप्स आ जा रहे थे जो अपना काम कर रहे थे। कुछ फोन कॉल्स पे बिजी थे, कुछ किसी पर्सन से बात कर रहे थे, कुछ फाइल्स पढ़ रहे थे। सब के सब बिजी थे। मिस्टर की कार को देखते ही सबकी नजरें उस तरफ आ गई, क्योंकि उस कार की हालत बहुत बुरी थी। आगे का पूरा माला ही उड़ चुका था। कार की खस्ती हालत थी, तो उस कार ने सबकी नजरें अपनी तरफ खींच ली थी। इस बार मिस्टर जियांग कार चला रहे थे। मिस्टर जियांग उस पुलिस स्टेशन के पास पहुंच पाते उससे पहले ही पर वो कार रुक कर चलने लगी। मिस्टर जियांग ने कहा, ये क्या हो रहा है?
ये बात सुनकर शुयांग की भी आंखें खुल गईं और उसने अपने हेडफोन्स को निकाल दिया और वो सबने देख सकता था। बीजिंग पुलिस स्टेशन। शुयांग ने कहा, हम बीजिंग पहुंच गए एक लंबे सफर के बाद आखिरकार। लूना ने कहा, मिस्टर जियांग ये क्या हो रहा है? ये कार रुक रुक कर क्यों चल रही है? मिस्टर जियांग ने कहा, मुझे लगता है कार खराब हो गई। जैसे ही मिस्टर जियांग ने ये कहा वो कार बंद हो गई बीच रास्ते में ही। मिस्टर रोजीला ने कहा, ये बेहुदा कार। ये कहकर मिस्टर रोजीला उस कार से बाहर निकल गई और उन्होंने कहा, भला इस कार ने हमें बीजिंग तक पहुंचा ही दिया, वरना मुझे इससे उम्मीद नहीं थी। ये कहकर मिस्टर रोजीला ने उस कार को एक लात मारा और वो पुलिस स्टेशन के अंदर अपने लंबे लंबे कदमों से जाने लगी। यहाँ मिस्टर मिन जो उस पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहे थे, उन्होंने मिस्टर रोजीला को देखा और कहा, मिस्टर अब आ गई? चीफ आप ही का इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर रोजीला ने कहा, पता है। यह मिस्टर जियांग ने कार से निकलते हुए कहा, मिस्टर शू हम बीजिंग पहुंच गए हैं। शुयांग ने उस कार से निकलते हुए कहा, मैं देख सकता हूँ। ये कहकर शुयांग भी उस पुलिस स्टेशन के अंदर चला गया। तभी एक पुलिस ऑफिसर आया और उसने कहा, मिस्टर जियांग। ये सुनकर मिस्टर जियांग ने उस पुलिस ऑफिसर की तरफ देखा और कहा, मिस्टर लू। ये कहकर जियांग ने उस पुलिस ऑफिसर से हाथ मिलाया। मिस्टर लू ने कहा, आखिरकार आप दोबारा बीजिंग आ ही गए। जियांग ने कहा, हाँ। चीफ कैसे हैं? मिस्टर लू ने कहा, आपको पता है चीफ कैसे होंगे। आखिर मिस्टर रोजीला उनके पल्ले जो पड़ गई हैं, जो उन्हें पसंद नहीं, तो सुबह शाम उनका मूड खराब रहता है, नाक पे गुस्सा रहता है और सिर पे हॉट पैड रहता है और सब पे चिल्लाते रहते हैं। जियांग ने कहा, सच में? तब तो हालत बहुत बुरी है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन के अंदर चीफ के कैबिन में मिस्टर रोजीला बिना नॉक किए चीफ के कैबिन में चली गई। उस चीफ ने दरवाजे के खुलने की आवाज सुनकर उस तरफ देखा तो वहाँ मिस्टर रोजीला उन्हीं की तरफ आ रही थी। उस चीफ ने कहा, मिस्टर रोजीला क्या आपको पता नहीं कि अपने सीनियर के कैबिन में नॉक करके आना चाहिए? मिस्टर रोजीला ने कहा, उस चीफ के सामने वाले चेयर पर बैठते हुए, आपको लगता है जो मैंने आज तक नहीं किया वो मैं करूंगी? उस चीफ ने अपने हाथ को मुट्ठियों में बांधते हुए कहा, हाँ मुझे पता है कि आप दूसरों को रिस्पेक्ट करना नहीं जानती, इसलिए तो आप मेरे बिना कहे मेरे सामने चेयर पर बैठ गई। मिस्टर रोजीला ने कहा, अपने पैरों को क्रॉस करते हुए, मुझे फॉर्मेलिटीज करना पसंद नहीं। ये कहकर मिस्टर रोजीला उस चेयर पर लीन हो गई। तभी उस कमरे का डोर नॉक हुआ। उस चीफ ने कहा, अंदर आ जाओ। ये कहते ही वो दरवाजा खुला और उस दरवाजे से मिस्टर जियांग, मिंजे, लुलू और शुयांग आए। उस चीफ ने उन सभी को देखा और फिर शुयांग को देखते हुए कहा, मिस्टर शू मुझे खबर मिली कि आप आने वाले हैं, हैव अ सीट। ये कहकर उस पुलिस ऑफिसर ने शुयांग को सीट की तरफ इशारा किया और शुयांग उस चेयर पे बैठ गया। उस पुलिस ऑफिसर ने जियांग को देखते हुए कहा, मिस्टर जियांग बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई। ये कहकर उस पुलिस ऑफिसर ने जियांग को भी एक कुर्सी की तरफ इशारा किया। जियांग, मिंजे और लुलू सभी चेयर पर बैठे हुए थे और वो सभी चीफ को देख रहे थे। उस चीफ ने कहा, मिस्टर रोजीला कुछ एक्सप्लेनेशन देंगी? मिस्टर रोजीला ने कहा, मुझे क्या एक्सप्लेन करना चाहिए? उस चीफ ने कहा अपना गुस्सा दबाते हुए, मिस्टर आप जानती हैं मैं किस चीज की एक्सप्लेनेशन आपसे मांग रहा हूँ? ये सुनकर मिस्टर रोजीला ने उस चीफ की तरफ देखा, उसने कुछ कहा नहीं। ये देखकर उस चीफ ने चिल्लाते हुए कहा, मिस्टर रोजीला जो आपने यीलिंग में किया था उसका एक्सप्लेनेशन और आपने जो लॉ सिटी में किया उसकी भी खबर मुझे मिल चुकी है। आपको क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? ये सुनकर मिस्टर रोजीला ने केयरलेसली कहा, चीफ तो मैं आपसे छुपा कहाँ रही थी? उस चीफ ने कहा, मिस्टर मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, आप एक्सप्लेनेशन देंगी या नहीं? मिस्टर ने कहा, नहीं। उस चीफ ने कहा, मिस्टर आपको एक्सप्लेनेशन तो देना ही होगा, मैं आपका चीफ हूँ। मिस्टर ने कहा, तो मैं क्या करूँ? उस चीफ ने कहा, तो क्या आपको मुझे एक्सप्लेनेशन देना चाहिए? आपकी वजह से दंगे होने वाले थे। मिस्टर ने कहा, हुए तो नहीं ना। उस पुलिस ऑफिसर ने कहा, अगर हो जाते तो इसका जिम्मा आप अपने से लेती। और मिस लूना, मैंने सुना मिस लूना के साथ क्या हुआ, अगर मिस लूना को कुछ हो जाता तो आप क्या जवाब देती? हम क्या जवाब देते? आप तो निकल जाती हर बार की तरह। जवाब तो हमें देना पड़ता ना। आप बहुत केयरलेस है मिस्टर रोजीला। ये सुनकर मिस्टर रोजीला ने घूर कर उस चीफ को देखते हुए कहा, क्या कहा आपने? केयरलेस? और मैं, आप मुझे केयरलेस बोल रहे हैं जिसने आज तक 225 केसेस सॉल्व किया? और चीफ ये सुनते ही शुयांग ने अपनी आईज रोल की और कहा, हाँ दूसरों के केसेस को छीन कर। उस चीफ ने कहा, मिस्टर ने कहा, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई चीफ, और आपने आज तक 40 केस ही आई थिंक सॉल्व किए हैं और उसमें से भी 25 केस आपके टेबल पे हैं। क्या मैं देख नहीं सकती? ये सुनकर उस पुलिस ऑफिसर ने अपने टेबल पे देखा। सच में उसके टेबल पर ढेर सारे केसेस की फाइल्स रखी थी। मिस्टर ने कहा, आप जैसे लोग पैसों के दम पर कामयाब होते हैं और हम जैसे लोग
काबिलियत के दम पर कामयाब होते हैं, इसीलिए तो आप लोग हमारे सीनियर हो जाते हो और हम आपके जूनियर। पर अफसोस की बात है, आप कितने भी पैसों फेंको, आप काबिलियत को तो नहीं खरीद सकते ना। फिलहाल इस बात को छोड़िए, मेरे पास टाइम नहीं है आपसे बहस करने का। मिस्टर शू, आपसे बात करते हैं। ये कहकर मिस चारुजीला ने शुयांग को देखा और कहा, उस केस की डिटेल मुझे बताइए। उस सीनियर ने कहा, किस केस की डिटेल? तभी उस चीफ ने कहा, मिस चा, आपने मिस्टर शू को इस केस में जबरदस्ती क्यों लिया है? मिस चा ने कहा, चीफ आप इस केस से दूर रहिए। ये सुनकर उस चीफ ने चिल्लाते हुए कहा, मिस चारुजीला, तुम मुझे समझ क्या रही हो? मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। ये सुनकर मिस चारुजीला ने उस चीफ की तरफ देखा पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने पर दोबारा से शुयांग को देखते हुए कहा, मिस्टर शू, आपने जब ये एक्सीडेंट केस अपने हाथ में लिया था तो आपको उस केस में क्या मिला था, मुझे बताइए। शुयांग ने मिस चारुजीला को देखते हुए कहा, मुझे इस केस से हटाया गया, लेकिन ऐसा ही तो नहीं हटाया गया ना। मिस चा ने कहा, मिस्टर शू, बातों को गोल गोल घुमाना बंद कीजिए, मुझे बस केस के बारे में जानना है। क्योंकि मिस्टर जियांग ने इस केस के बारे में बोला था तो जरूर इस केस में कुछ ऐसा है जो ये केस हमें लाइफ तक ले जाएगा। शुयांग ने कहा, मुझे नहीं पता आप किस लाइफ के बारे में बात कर रही हैं, पर मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो है इस चाइना के सबसे फेमस बिजनेसमैन जियांग फैमियांग, जो पूरे बिजनेस वर्ल्ड पर रूल करते हैं। ये सुनकर जियांग की आंखें बड़ी बड़ी। जियांग फैमियांग यानी जियांग कॉर्पोरेशन के सीईओ? शुयांग ने मिस्टर जियांग को देखते हुए कहा, मिस्टर जियांग जियांग कॉर्पोरेशन के सीईओ। लूना ने कहा, उनका इस केस से क्या लेना देना? वो तो बहुत क्लियर पर्सन है, मेरा मतलब उनका बैकग्राउंड बहुत क्लियर है, मैंने सुना है। शुयांग ने कहा लूना को देखते हुए, अमीर लोगों के बैकग्राउंड जितने क्लियर दिखाई देते हैं ना, उतने होते नहीं हैं। मिस्टर जियांग, मिस चारुजीला, वो बहुत बड़ा राज छुपा रहे हैं। हम सबसे या कहो पूरे चाइना से या कहो खुद की ही फैमिली से, और उस राज को छुपाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, या कहो एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। मिस चा ने कहा, मिस्टर शुयांग, वो केस क्या था? मुझे इस केस के बारे में सब कुछ जानना है, यानी सब कुछ। उस चीफ ने कहा, यहाँ पर मशहूर बिजनेसमैन मिस्टर जियांग की बात हो रही है, इसका मतलब ये केस लंबा खींचने वाला है। मिस चा, हम सबको अपनी कुर्सी बचा के रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमसे ये कुर्सी छिन जाएगी। हम रोड पे आ सकते हैं और उसमें हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। रातों रात हम कहाँ गायब हो जाएंगे वो तक हम नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो आदमी बहुत पावरफुल है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल तो हमने देख ही लिया है। मिस्टर शू, शुयांग ने कहा, सही कहा आपने, वो आदमी बहुत पावरफुल है। दूसरी तरफ जियांग कॉर्पोरेशन में मिस्टर जियांग अपने ऑफिस के बड़े से खिड़की से आसमान की तरफ देख रहे थे और उस आसमान में सूरज चमक रहा था। मिस्टर जियांग, हाँ, ये कहकर मिस्टर जियांग पीछे मुड़े तो उन्होंने अपने सामने अपने सेक्रेटरी को देखा। मिस्टर जियांग के सेक्रेटरी ने उन्हें बो किया और कहा, सर, लिटिल मास्टर किसी को पसंद करने लगे हैं और वो दोनों रिलेशन में हैं। जियांग फैमियांग ने कहा, डानवांग जी। जियांग फैमियांग के सेक्रेटरी ने कहा, सर आपको कैसे पता चला? जियांग फैमियांग ने कहा, क्योंकि मैं जानता हूँ वो उसे पसंद करता है, उसके आंखों में दिखता है। जियांग फैमियांग के सेक्रेटरी ने कहा, सर क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? जियांग फैमियांग ने कुछ नहीं कहा। उस सेक्रेटरी ने कहा, सर आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं? मतलब वो अल्फा आपके ही घर में रहता है और आप ही के बेटे से, मतलब आप ही के बेटे को पसंद करता है। जियांग फैमियांग ने कहा, नहीं, वो अल्फा बहुत अच्छा है, मैं जानता हूँ वो मेरे बेटे का ख्याल रखेगा। मिस्टर जियांग के सेक्रेटरी ने कहा, सर एक और बात बतानी थी। मिस्टर शू बीजिंग दोबारा आए हैं। ये सुनकर मिस्टर जियांग ने कहा, क्या? पर क्यों? वो यहाँ वापस कैसे आया? मिस्टर जियांग के सेक्रेटरी ने कहा, सर मुझे नहीं पता वो वापस कैसे आए, पर मुझे जहाँ तक सुनाई पड़ा है वो किसी केस के सिलसिले में आए हैं। हालांकि ये हमारे केस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो एक केस के सिलसिले में आए हैं। सुनने में आया है बीजिंग की नई कमिश्नर ऑफ पुलिस, उन्होंने ही मिस्टर शू को इस केस में लाया है। हालांकि हमारे केस से इस केस का कोई भी लेना देना नहीं है। मिस्टर जियांग ने कहा, मिस्टर शू पे नज़र रखिए और विंग की सिक्योरिटी बढ़ा दीजिए। उसके आसपास कोई भी अनजान शख्स नहीं आना चाहिए, और खासकर मिस्टर शू, क्योंकि अगर वो यहाँ है तो उनकी नज़र विंग पर ज़रूर जाएगी। ये कहते ही जियांग फैमियांग की नज़र
उनके टेबल पर रखे हुए एक फोटो फ्रेम पर गई जिसमें उनकी पूरी फैमिली थी जो हंस रही थी। वो सब बहुत खुश लग रहे थे। जियांग फैमियांग को याद है जब विंग का 16 बर्थडे था तब जंगशा ने कहा था कि एक फैमिली फोटो तो होनी ही चाहिए। तभी वो फोटोग्राफ्स लिए गए थे जिसमें विंग बीच में था, उनके बगल में मैडम यू थी और विंग के दूसरे बगल में यालनी थी। उसने विंग को एक साइड से हक किया हुआ था और मैडम यू के बगल में जियांग फैमियांग थे। उस वक्त जंगशा ने ये देखकर कहा था कि मैंने ही फोटो लेने का आइडिया दिया था और आप लोगों ने तो मुझे ये फोटो से बाहर कर दिया। तभी विंग ने हंसते हुए कहा था कि काका आप यहाँ बैठ जाओ, फोटो क्लिक होने वाली है। तभी जंगशा ने कहा नहीं, मेरे बिना नहीं। ये कहते ही जंगशा फ्लोर पर बैठ गया था और ये देखकर सभी हंसने लगे थे और उसी वक्त फोटो क्लिक की जा चुकी थी। जो खूबसूरत पल याद आते ही जियांग फैमियांग के चेहरे पर जो शुयांग का नाम सुनते ही एक एंगर दिखाई दे रहा था। उस फेस पर एक बहुत खूबसूरत सी स्माइल आ चुकी थी। जो स्माइल करते हुए जियांग फैमियांग उस फोटोग्राफ को देख रहे थे। दूसरी तरफ जियांग फैमियांग के सेक्रेटरी ने जियांग फैमियांग से सही कहा था कि विंग और वांग जी रिलेशनशिप में है। ये अचानक से नहीं हुआ था। इन 2 हफ्तों में डिस्ट्रॉयर लान वांग जी ने बहुत मेहनत की थी विंग को अपना बनाने के लिए। डिस्ट्रॉयर लान वांग जी अब विंग के ऊपर डोमिनेट नहीं होते थे कि विंग उनके प्यार को एक्सेप्ट करे, नहीं। डिस्ट्रॉयर लान वांग जी विंग को समझने की कोशिश कर रहे थे। विंग क्या चाहता है वो समझने की कोशिश कर रहे थे और वो विंग की केयर करने लगे थे जो उन्हें नहीं आता था। उन्हें नहीं आता किसी की भी केयर करना, उन्हें नहीं आता था किसी को भी अपना प्यार जताना, पर वो कर रहे थे। वो विंग की छोटी छोटी ख्वाहिशों को समझने लगे थे कि विंग कितना सिंपल पर्सन है। वो छोटी छोटी बातों से ही खुश हो जाता है। उसकी ख्वाहिशें बहुत बड़े नहीं है। उसे महंगी महंगी चीजें नहीं चाहिए होती हैं। वो तो किसी के साथ से बस खुश हो जाता है जब वो अकेला हो। जो साथ डिस्ट्रॉयर लान वांग जी विंग का देते थे, जिसे विंग को पसंद था आम जिंदगी जीना, आम लोगों के बीच रहना। इसीलिए तो विंग हमेशा ही कॉलेज अपने साइकिल से जाता था, अपनी महंगी लग्जरी कार को छोड़कर धूप में जाता था। वो क्यों जाता था? क्योंकि उसे आम लोगों की तरह रहना पसंद है। ये डिस्ट्रॉयर लान वांग जी समझ चुके थे। इसी वजह से तो वो विंग के साथ अक्सर ही कॉलेज जाते थे, वो भी विंग के ही साइकिल से। डिस्ट्रॉयर लान वांग जी ने विंग के उस छोटी सी साइकिल को ऑक्यूपाई कर लिया था। जब पहली बार डिस्ट्रॉयर लान वांग जी ने ये किया था, विंग तो भड़क चुका था जब उसने देखा था कि उसकी साइकिल वहाँ है नहीं जहाँ होती है। और जब उसने डिस्ट्रॉयर लान वांग जी को देखा था कि डिस्ट्रॉयर लान वांग जी उस साइकिल में बैठे हुए और वो विंग को बुला रहे हैं कॉलेज जाने के लिए, तो विंग ने कहा था लान वांग जी तुम मेरी साइकिल लेकर क्या कर रहे हो, उतरो मेरी साइकिल से। तब डिस्ट्रॉयर लान वांग जी ने कहा था नहीं। उस वक्त विंग और डिस्ट्रॉयर लान वांग जी में बहुत बहस हुई थी, पर अंत में विंग को ही मानना पड़ा था। और डिस्ट्रॉयर लान वांग जी बहुत खुश हो गए थे क्योंकि मार्शल लैंड की फर्स्ट क्लास थी और मार्शल लैंड से विंग बहुत डरता है। उसे फिर टॉयलेट साफ करने का शौक नहीं है ना, इसीलिए। और उस दिन विंग और वांग जी एक साथ एक ही साइकिल पर बैठकर कॉलेज गए थे। वांग जी साइकिल चला रहा था और विंग उस साइकिल के पीछे बैठा था वांग जी को पकड़कर। उस वक्त विंग वांग जी के फेरोमोन्स को इनहेल कर सकता था। जब भी हवा का एक झोंका आता था और वो उसके पास से गुजर जाता था, वांग जी के वो खूबसूरत से फेरोमोन्स विंग को अपने तरफ खींच रहे थे और साथ ही सुकून भी पहुंचा रहे थे। इसीलिए शायद विंग हमेशा ही जब भी वांग जी के साथ साइकिल पर कॉलेज जाता था तो विंग हमेशा ही वांग जी के शर्ट को पकड़ के रखता था और विंग अक्सर ही वांग जी के बैग पर अपना सिर रख देता था और बस आंखें बंद कर वांग जी के उन फेरोमोन्स को इनहेल करता रहता था। उसे पता भी नहीं चलता था कि वो कब कॉलेज पहुंच जाता था। वो पल बहुत खूबसूरत थे। माना कि विंग और वांग जी में बहुत लड़ाइयाँ होती थी, बहस होती थी, झगड़े होते थे और विंग वांग जी को पीट देता था, पर वांग जी कुछ नहीं कहता था। वो बस विंग को हंसते हुए देखता रहता था, मुस्कुराते हुए। उसे अच्छा लगता था विंग को यूं ही देखते रहना। उसकी नजरें हमेशा ही विंग के ऊपर ठहर जाती थी, विंग के उस खूबसूरत नजरों के ऊपर ठहर जाती थी, विंग के उन चेहरे के ऊपर ठहर जाती थी जो चेहरा बहुत खूबसूरत था। और विंग जब वांग जी को देखकर स्माइल करता था तो वांग जी की जैसे सांसें ही रुक जाती थी।
जैसे जैसे डिस्ट्रॉयर लानवांग जी विंग को समझने लगे थे ना, वो विंग के प्यार में और भी ज्यादा डूब से गए थे। इसीलिए शायद जब भी डिस्ट्रॉयर लानवांग जी और विंग में थोड़े से भी झगड़े होते थे और विंग मुंह फुला लेता था, तो डिस्ट्रॉयर लानवांग जी की गलती ना होते हुए भी वो अपनी गलती मान लेते थे। मानते भी कैसे नहीं, उन्हें जो इतना गहरा प्यार जो हो गया था। और वांग जी ने तो विंग से फ्रेंडशिप भी कर ली थी। हाँ, वो करना नहीं चाहता था, पर वो वांग जी को पसंद करता था। इसी वजह से शायद उसने वांग जी से फ्रेंडशिप भी कर ली थी। पर वो फ्रेंडशिप प्यार में कैसे बदल गया उसे पता भी नहीं चला। पता भी कैसे चलता, वांग जी केयर जो उसकी इतना करता था। वांग जी हर वक्त विंग का ख्याल रखता था, विंग की नापसंद पसंद। जैसे जब विंग सुबह सुबह कॉलेज आता था तो वांग जी विंग को अपने साइकिल पर बैठा कर लाता था और विंग के जितने भी टेंट्रम्स थे वो उसे पूरा भी करता था। और विंग के टेबल पर हमेशा ही एक स्ट्रॉबेरी जूस होता था जो विंग को बहुत पसंद थी। कैफेटेरिया में विंग और वांग जी हमेशा साथ में बैठते थे और वांग जी विंग के प्लेट में से अक्सर ही वो वेजिटेबल्स निकाल लेता था जो विंग को पसंद नहीं थे, और वांग जी अपने प्लेट में से उन सभी वेजिटेबल्स को विंग को दे देता था जो विंग को पसंद थे। ये छोटी छोटी चीजें थी जो विंग को वांग जी की तरफ बहुत अट्रैक्ट करती थी। विंग और वांग जी को क्लोज आते हुए सभी देख सकते थे, चाहे वो घर हो या कॉलेज हो। सब देख सकते थे कि वांग जी विंग का कितना केयर करता है। सभी देख सकते थे विंग वांग जी जो एक दूसरे से इतना लड़ते थे, वो दोनों क्लोज आ रहे हैं और इतना क्लोज कि वो दोनों हर जगह ही एक साथ दिखते हैं, एक दूसरे से बातें करते हुए, एक दूसरे के साथ हंसते हुए। एक के ना होने पर दूसरे के चेहरे पर उदासी हो जाना वो सभी देख सकते थे। वेंचिंग भी ये देख सकती थी, जो देखकर उसे बहुत पेन होता था, पर शायद वो खुश भी थी क्योंकि वो जानती है विंग उसका नहीं है, वो वांग जी का है, डिस्ट्रॉयर का है। वो जानती थी, इसी वजह से वो विंग से बहुत दूर रहती थी, पर उसे हमेशा देखती थी जैसे डिस्ट्रॉयर लानवांग जी हमेशा विंग को देखते रहते थे। पर उसका दिल उस वक्त टूट कर रह गया था जब उसने देखा था कि डिस्ट्रॉयर लानवांग जी ने पूरे कॉलेज के सामने विंग को प्रपोज किया था अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए। उनके हाथों में रेड रोज का एक बहुत बड़ा बुके था, जो देखते ही विंग बहुत इमोशनल हो गया था क्योंकि वो जानता था वांग जी उसे पसंद करता है। पर इस इडियट की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो मुझे प्रपोज कर सके। विंग समझता भी कैसे नहीं कि वांग जी उसे पसंद करता है, क्योंकि वो दोनों इतने दिनों तक एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे के फ्रेंड बनकर रहे हैं। और वांग जी की आंखों में विंग को अपने लिए प्यार दिखता था, क्योंकि विंग भी तो वांग जी से प्यार करता था ना। इसीलिए शायद विंग समझ गया था, और विंग बताना नहीं चाहता था। वो चाह रहा था कि वांग जी पहले उसे प्रपोज करे, जो वांग जी ने किया। वांग जी के हाथ उस वक्त शेक कर रहे थे और वो डरा हुआ था, इतना डरा हुआ था कि वो आज तक जितना कभी नहीं डरा। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था उस वक्त। उसकी आंखों में एक डर था, अगर विंग ने उसे अपना बॉयफ्रेंड बनने से इनकार कर दिया तो वो क्या करेगा। पर विंग ने जो कहा वो सुनकर ही वांग जी के जो दिल की धड़कनें बहुत तेज थी, वो धड़कनें एक पल में जैसे स्टॉप हो गई थी। वांग जी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था जो उसने सुना। विंग ने कहा था, यस, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनूंगा। ये सुनते ही वांग जी ने विंग को हक कर लिया था और वांग जी ने विंग को पूरे कॉलेज के सामने किस किया था, एक पैशनेट किस जो सभी देख सकते थे। सभी की आंखों में एक हैप्पीनेस थी, खुशी थी। सब बहुत एक्साइटेड थे। जंगशा, यानली, मेम्या, शिजो, यानली, जेनी, बाओसा सरन, लैनी, वो सब बहुत खुश थे विंग और वांग जी के लिए। पर वेंचिंग, उसके चेहरे पर स्माइल थी, पर आंखों में ढेर सारे आंसू थे और पेन था। अपने प्यार को दूर जाता हुए देखकर वो उस वक्त बहुत रोई थी, सबसे छुप कर, क्योंकि वो किसी को बताना नहीं चाहती थी। पर वेंचिंग कितना भी छुपाए, सिजुई देख सकता था वांग जी को वहां से जाते हुए जब वांग जी ने विंग को प्रपोज किया था और उसे किस किया था। इसीलिए शायद सिजुई की नजरें वहीं पर टिकी रह गई थी जहाँ से वेंचिंग गई थी, और फिर उसने वांग जी विंग को किस करते हुए देखा, जो एक दूसरे को बहुत इंटेंस किस कर रहे थे, वो भी पूरे कॉलेज के सामने। और पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स हुटिंग कर रहे थे, जंगशा यानी हुटिंग कर रहे थे, और साथ में नीहो सिंह भी वो चिल्ला रहा था विंग। और बहुत से चरण और लैनी विंग और वांग जी को मुस्कुराते हुए देख रही थी। लैन कुरैन, लैंस जैन और जिंगी भी ये देख सकते थे। वैसे जिंगी का ही तो ये आइडिया था जिसने डिस्ट्रॉयर लानवांग जी और विंग को इतना ज्यादा पास ला दिया था। जंगशा यानी अपने लिटिल ब्रदर के लिए खुश थे, होते भी क्यों नहीं, क्योंकि उन्हें वांग जी बहुत पसंद था विंग के लिए। पर यहाँ तो किसी का दिल टूट गया था, जो शायद किसी को पता भी नहीं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में द डिस्ट्रॉयर लाइफ ऑफ डार्कनेस के एक और पार्ट के साथ।
और अगर आप लोगों को ये चैप्टर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये चैप्टर कैसे लगा। बाय बाय।